वेलकम टू दिस सीरीज़ ऑफ बीकॉम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये बीकॉम की इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज़ इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस वो भी सॉल्यूशंस के साथ करवाए जा रहे हैं बीकॉम और एडीसी के एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए। तो शुरू करते हैं आज के इस लेसन को। इंट्रोडक्शन टू मार्केटिंग वाला जो पार्ट है इससे काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि मार्केटिंग की जो डेफिनेशन है, इसके अलावा उसका जो नेचर है, उसकी स्कोप और जो इम्पोर्टेंस है। डेफिनेशन की अगर हम बात करें, सो मार्केटिंग इन्वॉल्व क्रिएटिंग एंड एक्सचेंजिंग वैल्यू थ्रू प्रोडक्ट एंड कम्युनिकेशन दैट सेटिस्फाई कस्टमर नीड। अब नॉर्मली तौर पे मार्केटिंग को लोग सेल्स समझते हैं, जबकि मार्केटिंग जो है वो सिर्फ सेल नहीं है। मार्केटिंग जो है वो सेल से आगे की चीज़ है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें जो है वो आ जाती हैं। अब मार्केटिंग जो है वो ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर क्या होता है कि क्रिएट किया जाता है, कम्युनिकेट किया जाता है, डिलीवर किया जाता है और एक्सचेंज किया जाता है ऑफ़र्स को। ऐसी ऑफ़र्स जिसके अंदर प्रोडक्ट और सर्विसेज वगैरह शामिल होती हैं और इनकी वैल्यू होती है कस्टमर्स के लिए, क्लाइंट्स के लिए, पार्टनर्स के लिए और सोसाइटी के लिए। और अब मेन जो चीज़ है मार्केटिंग के अंदर वो क्या है, सेटिस्फाई करना कस्टमर नीड्स को। सेल के कॉन्सेप्ट के अंदर ये चीज़ नहीं है कस्टमर सेटिस्फेक्शन की। सेल के अंदर क्या होती है कि बस किसी भी तरह प्रोडक्ट्स को बेच दिया जाए, जबकि मार्केटिंग की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पर कस्टमर सेटिस्फेक्शन जो होती है वो मेन प्रायोरिटी होती है, उसको देखा जाता है। और इसी वजह से मार्केटिंग की शुरुआत तब से होती है जब प्रोडक्ट नहीं बनी होती। मार्केटिंग रिसर्च की जाती है, मार्केट रिसर्च की जाती है और ये फाइंड आउट किया जाता है कि कस्टमर की कौन सी नीड है। जो नीड होती है फिर उसी के मुताबिक जो है वो प्रोडक्ट जो है वो बनाई जाती है। ये है असल में मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट। नेचर ऑफ मार्केटिंग की अगर हम बात करें, मार्केटिंग इज़ डायनामिक एंड कस्टमर ओरिएंटेड, फोकस ऑन फुलफिलिंग नीड्स थ्रू कंटिन्यूस वैल्यू क्रिएशन। तो जैसे कि आपको बताया गया कि मार्केटिंग असल में है क्या, एक तो ये चीज़ है कि ये डायनामिक है, यानी कि ये रुकी हुई नहीं है, कहीं भी एक जगह स्टैटिक नहीं है, ये चेंज हो रही है, इसमें जो है वो चेंजिंग होती रहती है। और ये कस्टमर ओरिएंटेड है, यानी कि अब वही बात आ गई कि ये जो है यहाँ पर ये चीज़ नहीं है कि बस किसी भी तरह से प्रोडक्ट को बेच दिया जाए, बल्कि जो कस्टमर को रिक्वायर्ड है, जो कस्टमर चाहता है, उसको वो चीज़ जो है वो दी जाए और नीड्स को उसकी पूरा किया जाएगा। और ये सब होगा कंटिन्यूस वैल्यू क्रिएशन के ज़रिए। प्रोडक्ट्स जो है वही बनाई जाएंगी जो कस्टमर की नीड को पूरी करें। स्कोप ऑफ मार्केटिंग की अगर हम बात करें, इसके जो स्कोप है उसके अंदर क्या शामिल है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट भी इसके अंदर शामिल होती है। और इसके अलावा प्राइसिंग भी आ जाती है। अब सेलिंग के अंदर ये नहीं होता कि प्राइसिंग वगैरह, नॉर्मली सेल में क्या होता है कि बस उसको बेचा जाए, तो प्राइस सेट करना, एक तो प्रोडक्ट डेवलप करना, उसकी प्राइसिंग सेट करना। प्राइसिंग मुख्तलिफ़ तरीक़ों से सेट की जाती है। एक तो कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग होती है, मुख्तलिफ़ तरह की जो है वो कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग भी होती है कॉम्पिटिटर्स को देखते हुए। तो प्राइसिंग सेट करना, इसके अलावा फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, डिस्ट्रीब्यूटर्स करते हैं ये काम। और इसके अलावा प्रोमोशनल एक्टिविटीज़, इसके अंदर फिर एडवर्टाइजमेंट वगैरह भी आ जाती है और दूसरी प्रमोशनल एक्टिविटीज़ भी आ जाती हैं। इसमें पुश या पुल का कॉन्सेप्ट भी आ जाता है ताकि बायर्स तक इफेक्टिवली तौर पर पहुंचा जा सके। इंपॉर्टेंस की अगर हम बात करें मार्केटिंग की, तो इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ सेलिंग जो है वो शामिल नहीं है। मार्केटिंग के ज़रिए जो है वो रेवेन्यू आता है, यानी कि इनकम आती है। ब्रांड लॉयल्टी, ब्रांडिंग भी मार्केटिंग का हिस्सा होता है। ब्रांड जो है, ब्रांडिंग जो की जाती है, हम देखते हैं ब्रांडेड प्रोडक्ट होती है और ब्रांड जो है वो क्या है, असल में एक आइडेंटिटी होती है किसी एक प्रोडक्ट की। एक प्रोडक्ट की आइडेंटिटी जो उसको दूसरी प्रोडक्ट से डिफरेंट बनाती है। और ब्रांड के अंदर कोई नेम, साइन, सिंबल या इनमें से किसी का कॉम्बिनेशन भी यूज़ किया जा सकता है। और कस्टमर सेटिस्फेक्शन होगी, ये सब कुछ होगा इंगेजमेंट के ज़रिए भी, और ऑब्वियसली बात है इनोवेशन के ज़रिए। इनोवेटिव प्रोडक्ट्स जो है वो लेकर आएंगे मार्केट के अंदर रिसर्च करके। नाउ दी एवोल्यूशन ऑफ मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। आज जो मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट देखते हैं, ये पहले के दौर में ऐसा नहीं था, यानी कि पहले मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट नहीं होता था। तो इसका जो एवोल्यूशन है पूरा, इसकी हिस्ट्री एक पूरी मौजूद है, तारीख एक इसकी मौजूद है, तो इसके बारे में भी क्वेश्चन आता है। और ये ज़्यादातर जो मार्केटिंग के जितने भी सब्जेक्ट हैं, जितनी किसी भी क्लास के अंदर, वो चाहे वो बीकॉम में है, एडीसी में है, बीबीए में, एमबीए में, एमकॉम में, कहीं भी, तो ये जो कॉन्सेप्ट है एवोल्यूशन ऑफ मार्केटिंग का, ये कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन जो वो लाजमी तौर पे आता है और ये पढ़ाया भी जाता है, इनकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से होता है। तो मार्केटिंग के अंदर हम हिस्ट्री देखें तो सबसे पहले प्रोडक्शन का कॉन्सेप्ट हुआ करता था। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट में आज भी ये कॉन्सेप्ट हो सकते हैं, बाकी जितने भी कॉन्सेप्ट हैं मार्केटिंग के अलावा, लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट हैं जो मार्केटिंग से पहले के, ये पहले फॉलो किए जाते थे। आज के दौर में इतने ज़्यादा ये रिलेवेंट नहीं है। जो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट होता था उस दौर में क्या होता था कि
मास प्रोडक्शन होती थी, यानी कि चीज़ें बहुत ज़्यादा मिकदार में बनाई जाती थी और कॉस्ट उनकी कम होती थी और एफिशिएंसी और आउटपुट जो है इसके ऊपर फोकस होता था। तो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट जिस दौर में था तो उसमें बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन की जाती थी और इसी वजह से वहाँ उसमें फिर कॉस्ट भी कम आती थी, जो चीज़ें बनती थी और एफिशिएंसी और आउटपुट उनमें ज़्यादा होता था। एक तो ये था प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट पे बनने वाला प्रोडक्ट जो है बहुत ज़्यादा मिकदार में बनती थी। फिर प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट आया, उसमें एम्फेसाइज़ किया गया क्वालिटी के ऊपर कि क्वालिटी प्रोडक्ट बनेगी, इनोवेशन होगा ताकि कस्टमर को अट्रैक्ट करेंगे हम अच्छी प्रोडक्ट्स के ज़रिए। और अक्सर आपने लोगों को कहते सुना होगा कि पहले के दौर की प्रोडक्ट्स जो है वो बहुत अच्छी होती थी, तो वो इस उनमें से बहुत सी प्रोडक्ट असल में प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट के ज़रिए बनी थी। इसी वजह से उनकी क्वालिटी भी हम देखते हैं कि अच्छी होती थी और इनोवेटिव होती थी, वो अपने दौर के हिसाब से इनोवेटिव प्रोडक्ट होती थी। फिर जाके सेलिंग कॉन्सेप्ट आया जिस पे अंदर रिलाई किया गया एग्रेसिव सेल टेक्निक्स पे। आज के दौर में हम ये ज़्यादातर मेडिकल रैप वालों को देखते हैं, वो इस तरह की टेक्निक्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और क्या किया जाता है, प्रोडक्ट को पुश किया जाता है और इंक्रीज़ किया जाता है, जो सेल्स वॉल्यूम होता है उसको बढ़ाया जाता है। वो डॉक्टरों को जो है वो जाके जो है वो मतलब प्रोडक्ट को पुश करने के लिए वो डॉक्टर्स के पास जाते हैं या मेडिकल स्टोर्स वगैरह के पास जाते हैं। और अक्सर आप देखते हैं कि होता क्या है कि मेडिकल स्टोर में या किसी भी शॉप पे आप जाते हैं, एक प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं होती तो वो दूसरी प्रोडक्ट दिखाते हैं और वो ये कहते हैं कि ये बिल्कुल वैसी ही है। तो वहाँ पर यही स्ट्रेटजी, यही टेक्निक यूज़ की जा रही होती है, प्रोडक्ट को पुश किया जाता है एग्रेसिव सेल्स टेक्निक का यूज़ करते हुए। तो सेलिंग कॉन्सेप्ट का वहाँ पर हम इस्तेमाल देखते हैं। सेलिंग कॉन्सेप्ट के बाद, जब सेलिंग कॉन्सेप्ट के बाद जो कॉन्सेप्ट आया, फिर जाके मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट आया। ये यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है लेकिन ये आपको बताया जा रहा है। सो सेलिंग के बाद फिर मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट आया। अब जब मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट आया तो उसमें फिर ये मेजर जो फोकस था वो फिर इनमें से किसी चीज़ पे नहीं रहा, बल्कि मेजर फोकस जो हो गया वो कस्टमर नीड के ऊपर हो गया। अब जब आज के दौर में ख़ास तौर पर जो कि मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट चल रहा है और उससे भी आगे का एक कॉन्सेप्ट जो सोसाइटल मार्केटिंग है, इसको भी समझेंगे, पहले मार्केटिंग को समझ लें। तो अब फोकस ये हो गया है कि जो है वो कस्टमर नीड को जो है वो आइडेंटिफाई करें और उसी के मुताबिक जो है वो प्रोडक्ट बनाई जाए। जो है वो मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट ये हो चुका है। लेकिन अब उसके बाद भी क्या हुआ कि इससे भी एक स्टेप आगे जाता है कॉन्सेप्ट, और अब जो है सोसाइटल मार्केटिंग की तरफ जा रही है बात। अब एक चीज़ और शामिल हो गई है कि इंटीग्रेट किया जाए। अच्छा, मार्केटिंग के अंदर एक चीज़ और भी थी कि कस्टमर सेटिस्फाई करे और प्रॉफिट अर्न किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट भी अर्न किया जाए। जो एक चीज़ ये भी है मार्केटिंग के अंदर कि कस्टमर को सेटिस्फाई करने के साथ प्रॉफिट भी अपना बिजनेस अर्न करे ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन एक चीज़ की फिर कमी देखी गई मार्केटिंग के अंदर, जो एक नॉर्मल मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट था उसमें कमी देखी गई, और वो थी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की। तो फिर सोसाइटल मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट आया जिसके अंदर ये हुआ कि बैलेंसिंग कंपनी प्रॉफिट्स विद कंज्यूमर एंड सोसाइटल वेलबींग। यानी कि सोसाइटल मार्केटिंग के अंदर ये चीज़ हुई कि एक तरफ कंपनी जो है वो अपनी प्रॉफिट भी अर्न करेगी, कस्टमर को की जो नीड है उसके मुताबिक प्रोडक्ट बना के अपना तो प्रॉफिट जितना चाहे वो अर्न करे, लेकिन साथ में सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मैटर करती है। ऐसा नहीं है कि अब कंपनी एक बिज़नेस तो कर रही है, अपने प्रॉफिट अर्न कर रही है और जो भी उसके कस्टमर्स हैं उनको प्रोडक्ट सेल कर रही है उनके मुताबिक जो भी वो डिमांड कर रहे हैं, लेकिन साथ में सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मैटर करती है। और इसकी कई सारी मिसालें ली जा सकती हैं। अब जैसे एक शॉप बनाई गई है किसी, वहाँ पे बनी हुई है रेजिडेंशियल एरिया के करीब बनी हुई है, अब वहाँ पे घर बने हुए हैं, तो घर के करीब अगर शॉप है तो ऐसी सिचुएशन में ये नहीं हो कि उस शॉप के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो तेज़ आवाज़ में जो है वहाँ पर सॉन्ग्स चल रहे हैं, गाने वगैरह चल रहे हैं लोगों को वो करने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए। तो इस तरह से क्या होगा कि ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, क्योंकि वो रेजिडेंशियल एरिया की शॉप है। अगर कमर्शियल एरिया की होती तो ये बात ठीक हो सकती थी, लेकिन जो रेजिडेंशियल एरिया है तो ऑब्वियसली बात है वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो डिस्टर्ब हो रही है बुरी तरीके से। तो ऐसे सिचुएशन के अंदर ये भी चीज़ अब आ गई है आज के दौर में कि जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसका भी ख्याल रखा जाए। और इसी तरह से कंपनीज़ का भी है, मतलब यानी कि ये तो एक एग्जांपल शॉप के लेवल के ऊपर हो गई, फैक्ट्रीज़ का भी यही है कि वो भी जो है वो ख्याल रखें सोसाइटी का, ऐसी जो है वो एक्टिविटीज़ ना करें जो नुकसानदेह हो, जैसे कि टॉक्सिक मटेरियल जो रिलीज़ होता है फैक्ट्रीज से, इस किस्म की चीज़ें जो है इनका ख्याल रखा जाए कि जो एनवायरमेंटल पॉल्यूशन है उसको जो है वो रोकने के लिए फैक्ट्रीज लाजमी तौर पे कोई ना कोई चीज़ करे। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी जो है वो आज के दौर में जो है वो बहुत ज़्यादा इसको इम्पोर्टेंस जो है वो दी जा रही है कि प्रॉफिट तो कंपनी कमाए, जितना कमाना है उसको कमाए, लेकिन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मैटर करती है ताकि सोसाइटी का भी सोचा जाए।
अपने प्रॉफिट के साथ साथ सोसाइटी का भी सोचें। सो मार्केटिंग फंक्शंस एंड सिस्टम्स की अब अगर हम बात करें, सो मार्केटिंग फंक्शंस एंड देयर रोल। सो कोर मार्केटिंग कॉन्सेप्ट अगर हम देखें, जो बेसिक जो है उसके अंदर क्या होता है कि बाय करे किया जाता है चीज़ों को, सेल किया जाता है, फाइनेंस किया जाता है, फंड्स प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि प्रोडक्ट की मूवमेंट होती है प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक। प्रोडक्ट बनती कहाँ पर है? फैक्ट्री में। फैक्ट्रीज़ होती हैं नॉर्मली तौर पे इंडस्ट्रियल एरिया में, और वहाँ से लेकर वो कंज्यूमर तक आती है, मूवमेंट होती है। तो वहाँ से वो किस तरीके से आती है? पूरी चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के ज़रिए आती है, होलसेलर, रिटेलर और फिर कंज्यूमर। सो ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज रिक्वायर्ड होती है उसके लिए, ऑब्वियसली बात है ये एसेंशियल होता है मेंटेन करने के लिए प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी, टाइम पे डिलीवर होने के लिए। और स्पेशली अगर हम आज के दौर में देखें तो ई कॉमर्स भी हमें दिखाई देते हैं, इनके जो ऑनलाइन जो स्टोर्स हमें दिखाई देते हैं, तो वो ई कॉमर्स के अंदर आ जाता है। उसके अंदर भी हम, उसके अंदर तो बहुत ज़्यादा ट्रांसपोर्ट का एक रोल और ज़्यादा हम देखते हैं। और रिस्क एंड मार्केट इन्फॉर्मेशन की हम बात करें तो रिस्क बेयरिंग, यानी कि ये भी मार्केटिंग फंक्शन में आता है, रिस्क को बेयर करना। और मार्केट इन्फॉर्मेशन, क्योंकि मार्केटिंग के अंदर इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कस्टमर की बारे में। सो ये हेल्प करते हैं बिजनेसेस को मैनेज करने में जो भी अनसर्टेनिटीज़ है, गैर यकीनी सूरत हाल है, और इन्फॉर्म मार्केटिंग डिसीजंस करने में। मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम, जिसको MIS कहते हैं, इसके बारे में भी क्वेश्चंस आते हैं। MIS जो होता है ये क्या होता है? इसके अंदर इंटरनल रिकॉर्ड है, मार्केटिंग इंटेलिजेंस है, मार्केटिंग रिसर्च है, एनालिटिकल मॉडल्स होते हैं जो एक साथ काम करते हैं, और ये ज़्यादातर होता है एक सॉफ्टवेयर के ज़रिए काम किया जा रहा होता है। सो डेटा कलेक्शन और एनालिसिस होता है MIS के अंदर, कलेक्ट किया जाता है और एनालाइज किया जाता है मार्केटिंग डेटा, इंसाइट्स प्रोवाइड करने के लिए ताकि बिजनेस डिसीजन मेकिंग की जा सके। सपोर्टिंग डिसीजन मेकिंग में हम देखें तो MIS सपोर्ट करता है टाइमली और एक्यूरेट डिसीजन, वक्त पे और सही डिसीजन, और ट्रैक किया जाता है कंज्यूमर ट्रेंड के, कंज्यूमर ट्रेंड कैसा चल रहा है, एडजस्ट किया जाता है स्ट्रेटजीज़ को। सो मार्केटिंग इन्वायरमेंट और रिसर्च के हवाले से क्वेश्चंस आते हैं, और इसके अंदर माइक्रो और मैक्रो इन्वायरमेंट आ जाता है। माइक्रो इन्वायरमेंट की बात करें तो उसके अंदर सप्लायर आ जाता है, जो माल सप्लाई कर रहा है, रॉ मटेरियल हो या फिर चाहे वो होलसेलर वगैरह है कोई, या फैक्ट्री है। कस्टमर आ जाते हैं जो बाय कर रहे हैं, कॉम्पिटिटर्स हो गए जो एक जैसी प्रोडक्ट बेच रहे हैं, और इंटरमीडियरीज हो गए जैसे कि होलसेलर और रिटेलर वगैरह, जो कि डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं कंपनी के ऑपरेशंस को। मैक्रो इन्वायरमेंट को अगर हम देखें तो इसमें फिर ऐसी चीज़ें आती हैं जो बड़ी बड़ी चीज़ें हम कह सकते हैं, या जो आउट ऑफ कंट्रोल भी हो सकती हैं, और इसमें जो है वो, या फिर जिनका डायरेक्टली तो इन्फ्लुएंस नहीं है लेकिन इनडायरेक्टली इनका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस भी हो सकता है। जैसे कि इकोनॉमी हो गई, किसी भी कंट्री की इकोनॉमी का असर होता है बिज़नेस के ऊपर, टेक्नोलॉजी, नई टेक्नोलॉजी का आना, पॉलिटिक्स का, गवर्नमेंट का चेंज हो जाना, या पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का हो जाना, एक गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही थी बिज़नेस को, दूसरी नहीं सपोर्ट कर रही, इस तरह की चीज़ें होती हैं, टैक्स का लगना। और इसके अलावा जो कल्चरल इन्फ्लुएंस है, अब कल्चर जो है वो सपोर्ट करता है नहीं, यानी कि जो बिज़नेस कर रहे हैं, जिस चीज़ का बिज़नेस कर रहे हैं, वो उस कल्चर के अंदर वो प्रोडक्ट एक्सेप्टेबल भी है या नहीं है, ये चीज़ें भी, तो ये तमाम चीज़ें इन्फ्लुएंस करती हैं मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ को। टेक्नोलॉजी इम्पैक्ट की हम बात करें तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुई, और आज के दौर में हम देखें तो AI के आने के बाद हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा एक चेंज देखने में आ रहा है, और एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग अप्रोच के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो चेंज देखने में आया है। मार्केटिंग रिसर्च एंड प्रोसेस की अगर हम बात करें, सिस्टमेटिक डेटा कलेक्शन होता है। मार्केटिंग रिसर्च के अंदर क्या रिक्वायर होता है? स्ट्रक्चर डेटा कलेक्शन। जो डेटा कलेक्शन होती है वो एक स्ट्रक्चर फॉर्म में होती है, एक सिस्टम के तरीके, सिस्टमेटिक मैनर के अंदर, ताकि एक्यूरेसी हो और रिलायबल इंसाइट हो डिसीजन के लिए। रिसर्च डिज़ाइन और प्रॉब्लम डेफिनेशन की बात करें, डिफ़ाइन किया जाता है प्रॉब्लम को क्लियरली तौर पर डिज़ाइन किया जाता है रिसर्च को सही तरीके से, और ये एसेंशियल स्टेप्स होते हैं, सही जो ज़रूरी स्टेप्स हैं मार्केटिंग रिसर्च प्रोसेस में। डेटा एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग की हम बात करें तो एनालाइज किया जाता है कलेक्टेड डेटा, प्रिपेयर किया जाता है इंसाइटफुल रिपोर्ट ताकि सपोर्ट किया जाए मार्केटिंग डिसीजन और स्ट्रेटजी डेवलपमेंट। कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिसीजन मेकिंग की अगर हम बात करें, सो कल्चरल इन्फ्लुएंस आता है कंज्यूमर बिहेवियर करेक्टरिस्टिक्स के अंदर। कल्चर फैक्टर्स की अच्छा, कल्चर फैक्टर जो है वो इससे असर पड़ता है, जो कंज्यूमर की प्रेफरेंस होती है, डिफरेंट कल्चर के लोग जो है वो डिफरेंट चीज़ें जो है वो प्रेफर करते हैं, और इसी से जो प्रोडक्ट की स्ट्रेटजीज़ होती हैं डिफरेंट रीजन्स के अंदर, उनके ऊपर भी असर पड़ता है। नाउ दिस सोशल फैक्टर। अब सोशल फैक्टर की हम बात करें तो सोशल इन्वायरमेंट के अंदर फैमिली आ जाती है, फ्रेंड आ जाते हैं, सोशल नेटवर्क, और ये भी जो है वो कंज्यूमर की डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के ऊपर इनका असर पड़ता है। और पर्सनल करेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो हर शख्स की अलग होती हैं, इसके अंदर इंडिविजुअल
ट्रेड्स आ जाते हैं, जैसे एज क्या है और ऑक्यूपेशन क्या है, कौन से ऑक्यूपेशन से ताल्लुक है, लाइफ स्टाइल भी आ जाती है, ये तमाम चीज़ें प्ले करती हैं कंज्यूमर बिहेवियर के अंदर रोल जो है। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स आ जाते हैं, जैसे कि मोटिवेशन आ जाती है, परसेप्शन आता है, हर शख्स का एक चीज़ के बारे में जो है वो मुख्तलिफ परसेप्शन होता है, तो लोग एक ही चीज़ को मुख्तलिफ तरीके से देखते हैं, और जो बिलीव्स होते हैं लोगों के अकायद वगैरह, ये तमाम चीज़ें जो है वो इन्फ्लुएंस करती है कस्टमर कैसे इवेलुएट करते हैं प्रोडक्ट को और किस तरीके से जो है वो परचेज़ करते हैं। नाउ द बायर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, ये भी इंपॉर्टेंट में से है। तो सबसे पहले नीड रिकग्निशन होती है, कस्टमर जो है वो पहले कंज्यूमर पहले नीड रिकग्नाइज करता है कि उसको किस चीज़ की ज़रूरत है, और या फिर जो प्रॉब्लम जिसके लिए परचेज़ डिसीजन ज़रूरी होता है। सो नीड को सबसे पहले जो है वो पहचाना जाता है। उसके अलावा इन्फॉर्मेशन जो है वो सर्च की जाती है, कंज्यूमर जो है वो सर्च करता है इन्फॉर्मेशन, जो अवेलेबल ऑप्शन होते हैं वो रिसर्च करता है, और आज के दौर में ऑनलाइन रिसोर्सेज भी मौजूद हैं। फिर एवेल्यूशन किया जाता है अल्टरनेटिव्स, यानी कि उसके बाद जो डिफरेंट ऑप्शंस हैं वो उनको कंपेयर करता है, डिफरेंट प्रोडक्ट्स को कंपेयर करता है जो उनके फीचर्स के ऊपर देखते हुए कि कौन कौन से फीचर्स हैं, प्राइस क्या है, रिव्यूज़ भी, और आज के दौर में रिव्यूज़ देखना भी ऑनलाइन बहुत आसान होता है डिसाइड करने से पहले। फिर फाइनली परचेज डिसीजन किया जाता है, और फिर परचेज डिसीजन के बाद पोस्ट परचेज, यानी कि बाद में, पोस्ट का जब लफ्ज़ यूज़ करते हैं तो किसी चीज़ के बाद होता है। सो कंज्यूमर जो है वो डिसीजन ले लेता है परचेज़ का, वो परचेज़ करता है, और फिर उसके बाद वो इवेल्यूएट किया जाता है, सेटिस्फेक्शन जो है प्रोडक्ट के साथ, ये पोस्ट परचेज़ के अंदर आ जाता है। मार्केट सेगमेंटेशन एंड प्रोडक्ट स्ट्रेटजीज़ की अगर हम बात करें, इसके बारे में भी क्वेश्चन आते हैं, मार्केट सेगमेंटेशन एंड टारगेटिंग। सो मार्केट सेगमेंटेशन जो है इसकी भी टाइप्स होती हैं बाय जोग्राफिक लोकेशन के हिसाब से, डेमोग्राफिक यानी कि पॉपुलेशन की करैक्टरिस्टिक्स के मुताबिक, यानी कि जैसे कि जेंडर के हिसाब से, साइकोग्राफिक भी होती है, जो बिहेवियरल फैक्टर्स होते हैं, इनके ज़रिए असल में किया गया जाता है, मार्केट को डिवाइड किया जाता है, तोड़ दिया जाता है, और फिर मार्केट को सेगमेंटेशन करते हुए एक सेगमेंट को टारगेट किया जाता है, और टारगेटिंग जो है वो अनडिफरेंशिएटेड, डिफरेंशिएटेड या कंसनट्रेटेड होती है, ये बेस करती है मार्केट और प्रोडक्ट के गोल्स के ऊपर। लग्जरी ब्रांड टारगेटिंग होती है, ये इसमें अक्सर यूज़ किया जाता है। कंसनट्रेटेड टारगेटिंग फोकस होता है जहाँ पर हाई इनकम वाले जो कंज्यूमर सेगमेंट होते हैं, और एक्सक्लूसिव किस्म की प्रोडक्ट, यानी कि जाहिर बात है जब ऐसे सेगमेंट को टारगेट करते हैं तो क्वांटिटी कम होती है, और चंद लोगों के लिए वो प्रोडक्ट को डिज़ाइन किया जाता है। प्रोडक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट की हम बात करें तो इसके अंदर क्या किया जाता है, आइडेंटिफाई किया जाता है कंज्यूमर नीड्स को, कस्टमर नीड्स को। इफेक्टिव प्रोडक्ट प्लानिंग स्टार्ट होती है अंडरस्टैंड करते हुए और आइडेंटिफाई करते हुए जो नीड्स होती हैं टारगेट कस्टमर्स की, ताकि इंश्योर किया जाए प्रोडक्ट सक्सेस। स्टेजेस की बात करें हम प्रोडक्ट डेवलपमेंट के अंदर, तो उसके अंदर कुछ स्ट्रेटजीज ये होते हैं। सबसे पहले आइडिया आता है, कोई भी आइडिया जनरेट किया जाता है, फिर उसकी स्क्रीनिंग की जाती है, कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट होती है, टेस्टिंग होती है, और एंड में उसको कमर्शियलाइज़ कर लिया जाता है। रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन देखें तो टेक कंपनी सिस्टमेटिकली तौर पर अप्लाई करती हैं इन स्टेजेस को, जब वो लॉन्च करती हैं प्रोडक्ट, इंश्योर करती हैं इनोवेशन ताकि पूरा किया जाए इनोवेशंस को, ताकि पूरा किया जाए डिमांड्स को। और स्मार्टफोन कंपनीज़ आज के दौर में तो स्मार्टफोन्स बन रहे हैं, तो जो फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ होती हैं वो इन स्टेजेस को भी फॉलो करती हैं। प्राइसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से भी क्वेश्चंस आते हैं, प्राइसिंग स्ट्रेटजी फैक्टर्स एंड स्ट्रेटजीज़ में। फैक्टर्स जो कि इन्फ्लुएंस कर रहे हैं प्राइसिंग को, उसके अंदर अगर हम देखें किस इनके प्राइस पे किन चीज़ों का असर पड़ता है। एक तो कॉस्ट, उसकी बनने में कितनी कॉस्ट आई है, कंज्यूमर कितनी डिमांड कर रहे हैं, कॉम्पिटिटर्स कितने हैं, लीगल रूल्स क्या हैं, लॉ क्या कहता है, कानून, कंपनी के गोल्स क्या हैं। पेनिट्रेशन प्राइसिंग होती है, जब नई नई प्राइस प्रोडक्ट आती है उसकी प्राइस कम की जाती है ताकि कस्टमर्स को अट्रैक्ट किया जा सके। स्कीमिंग प्राइस होती है जहाँ पर हाई प्राइस इनिशियली टॉप पे सेट किए जाते हैं, और साइकोलॉजिकल प्राइसिंग होती है, कंज्यूमर का परसेप्शन यूज़ किया जाता है। जैसे कि आप देखते हैं कि 199, अब ये प्राइस जो है वो 200 है ऑलमोस्ट, लेकिन 199 ₹1 कम किया गया है, तो वो परसेप्शन के सामने रखते हुए ये इस तरह से प्राइस सेट किया जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल एंड सिलेक्शन की अगर हम बात करें, सो टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स की भी इसके अंदर होलसेलर है, रिटेलर है, एजेंट है, ब्रोकर है, जो कि और तो प्रोडक्ट सबसे पहले जो है वो फैक्ट्री से एजेंट के पास जाती है, फिर होलसेलर, फिर रिटेलर, और फिर जो है वो कंज्यूमर के पास आती है। फैक्टर्स सिलेक्शन की, चैनल सिलेक्शन की हम बात करें तो ये मार्केट साइज़ के हिसाब से, प्रोडक्ट की नेचर के हिसाब से, कॉस्ट के हिसाब से, और कंट्रोल नीड के हिसाब से ये इन्फ्लुएंस करते हैं जो सिलेक्शन होती है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल की। FMCG की हम बात करें, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स की, तो ऐसी कंपनीज यूज़ करती है एक्सटेंसिव रिटेल नेटवर्क ताकि मैक्सिमाइज़ करें प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी को।
प्रमोशन एंड कम्युनिकेशन की अगर हम बात करें, जो कंपोनेंट है प्रमोशन मिक्स के, उसके अंदर तो हमारे पास जो प्रमोशन की तमाम चीज़ें होती हैं वो इसमें आ जाती हैं, उसका एक मिक्स होता है। तो इसके अंदर एडवर्टाइजिंग आ जाती है, पर्सनल सेलिंग आ जाती है, सेल्स प्रमोशन है, पब्लिसिटी है, पब्लिक रिलेशंस हैं, ताकि पहुंचा जा सके कस्टमर्स तक इफ़ेक्टिवली तौर पर। एडवर्टाइजिंग प्लानिंग डेवलपमेंट की हम बात करें कि एडवर्टाइजिंग प्लान जो है उसका डेवलप करना, उसमें क्या होता है कि सेट किया जाता है ऑब्जेक्टिव, बजटिंग के कितना बजट है, मैसेज को डिज़ाइन किया जाता है, जो मैसेज पहुंचाया जाएगा, मीडिया की सिलेक्शन के किस मीडिया के ज़रिए किया जाएगा, क्योंकि एडवर्टाइजिंग जो है बहुत सारे मीडिया के ज़रिए की जा सकती है और आज के दौर में ऑनलाइन भी एडवर्टाइजिंग की जा रही है। और एवेल्यूएट किया जाता है इफेक्टिवनेस के, किसकी कितनी इफेक्टिवनेस है। इंटीग्रेटेड प्रमोशन होते हैं, सो लीडिंग ब्रांड्स यूज़ करती हैं इंटीग्रेटेड प्रमोशन स्ट्रेटजी, ताकि मेंटेन करें स्ट्रॉन्ग ग्लोबल रिकग्निशन और कंसिस्टेंट मैसेजिंग हो। सर्विसेज मार्केटिंग और परफॉर्मेंस एवेल्यूशन की अगर हम बात करें, इसके बारे में भी क्वेश्चन आता है। सो यूनिक करेक्टरिस्टिक्स जो है सर्विसेज की, सर्विस मार्केटिंग जो है वो डिस्टिंक्ट है, क्योंकि इंटेंजिबिलिटी की वजह से अब सर्विस यानी कि जो प्रोवाइड की जाती है, जैसे कि हेयर कट है, इस तरह करके, तो अब इसमें इंटेंजिबल होता है, एक तो दिखाई नहीं देती ये चीज़ ना, इनको इसको हम फिज़िकल टच कर सकते हैं, ये ऐसी प्रोडक्ट होती है और एक्चुअली ये सर्विस होती है। इंसेपरेबल होती है, ये एक ही वक्त में जिस वक्त दी जा रही है ये उसी वक्त ही इसको कंज्यूम किया जाएगा। वेरिएबिलिटी होती है, इसमें वेरी करती है, यानी कि ज़रूरी नहीं कि हर बार एक ही हो। पेरिशेबल भी होती है, ऐसा नहीं होता कि इसको स्टोर किया जा सके। मार्केटिंग परफॉर्मेंस मैट्रिक अगर हम देखें तो फर्म्स यूज़ करती है कुछ मैट्रिक्स, जैसे कि सेल्स, मार्केट शेयर, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कस्टमर सेटिस्फेक्शन, ताकि वो एग्जामिन कर सके मार्केटिंग परफॉर्मेंस इफेक्टिवली। और हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री की हम बात करें तो हॉस्पिटैलिटी बिजनेस जो है वो ट्रैक करता है सर्विस क्वालिटी, कस्टमर फीडबैक, ताकि इन्हेंस कर सके सर्विस ऑफरिंग और जो कस्टमर एक्सपीरियंस है। तो ये था आज का लेसन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का। आपको इस बार में कोई क्वेश्चन है ख़ास तौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई तो ज़रूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।